राष्ट्रकूट में क्या हो गया था? स्टार्ट करना था। चलिए ठीक है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक? दंती दुर्ग। तो आप लोग लिखते चले जाइएगा छोटा छोटा चीज। दंती दुर्ग किसके फ्यूडल थे ये सामंत? चालुक्यों के सामंत थे। तो लिख लीजिएगा फ्यूडल ऑफ चालुक्य। अच्छा चलो, जो चालुक्य बदामी था तो उसके लास्ट रूलर आप लोग देखेंगे कि अपराजित, कृतिवर्मन सेकेंड उसका था। उससे पहले विक्रम वर्मन सेकेंड था। एक लंबा एक पूरा उसका सक्सेसर जो थे उसका एक सीरीज था। तो लास्ट जो रूलर हुए, और कोई भी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर होता है मजबूत तो होता ही नहीं है, और कमजोर होगा तभी तो उसका पतन होगा। जब मजबूत होगा तो क्यों उसका पतन होगा? तो इसके लास्ट जो रूलर थे कृतिवर्मन सेकेंड, तो इतने कमजोर हो चुके थे कि इस कमजोरी का फायदा उठा करके, लाभ उठाकर कई जो फ्यूडल थे अपने आप को उन्होंने फ्री कर दिया, यानी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसी में से एक था कौन? दंती दुर्ग। इसने भी अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, सेपरेट कर लिया। तो नीचे लिखिएगा, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेस of Kritivarman II, taking advantage of the weaknesses of Kritivarman II, Danti Durga established an independent Rashtrakoot dynasty. Danti Durga established an इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूट डायनेस्टी। कृतिवर्मन द्वितीय के कमजोरी का फायदा उठाकर, कृतिवर्मन द्वितीय यानी सेकेंड के कमजोरी का फायदा उठाकर दंती दुर्ग ने एक स्वतंत्र राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूट डायनेस्टी फायदा उठाकर दंती दुर्ग ने एक स्वतंत्र राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द वीकनेसेस ऑफ कृतिवर्मन सेकेंड, दंती दुर्ग एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट राष्ट्रकूट डायनेस्टी। समझ में आ गया? चलिए, कैपिटल क्या बनाएगा? लिख लीजिएगा कैपिटल, राजधानी। राजधानी होगा क्या? मान्यखेत। और ये कहाँ है मान्यखेत? तो महाराष्ट्र में एक सोलापुर जगह है वहां पे। तो मान्यखेत कॉमा देकर के लिखिएगा सोलापुर, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा महाराष्ट्र। राजधानी बोला था मैंने, कैपिटल। हाँ, मान्यखेत सोलापुर महाराष्ट्र। हो गया? चलिए, अब देखो, एक तो इन्होंने सेपरेट किया था चालुक्य से अलग, इन्होंने एक छोटा सा स्टेट बनाया, क्या? राष्ट्रकूटा। लेकिन फिर
क्योंकि अब बड़े अपने आप को एक बड़ा राज्य बनाना है, तो निश्चित है कि जो जिसके अधीन थे उसको भी डिफीट करके आगे बढ़ेगा, तभी तो एक बड़ा राज्य बनाएगा। और छोटे छोटे और भी जो फ्यूडल आसपास होंगे उसको भी पराजित करेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, फाइनली दंती दुर्ग ने अपने ही जो मालिक थे या तो अपने ही जो बड़े राजा थे कीर्तिवर्मन सेकंड, उसको भी पराजित कर दिया था। और फिर उसके जगह पर एक राष्ट्रकूट जो वंश उभर करके सामने आएगा, जो उसके अगले अलग अलग उत्तराधिकारी होते चले जाएंगे। तो लिखेगा इस प्रकार से, या तो फिर अंग्रेजी से लिखेगा 10 कॉमा देके, दंती दुर्गा डिफीटेड कीर्तिवर्मन सेकंड। इस प्रकार से दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित किया। ऐसे बहुत कहानी है, हमने डायरेक्ट इसको पहुंचा दिया है वहां तक, क्योंकि कहानी क्या है कि इसमें कहानी है कि कई बार जो है दंती दुर्ग कीर्तिवर्मन सेकंड के साथ भी सैन्य कैंपेन किया हुआ था, उसमें सफलता हासिल हुई थी। लेकिन क्योंकि कोई भी जब फ्यूडल अपने आप को सेपरेट कर लिया है तो अति महत्वाकांक्षी बन जाता है, वो उसको लगता है कि ये उतना एलिजिबल नहीं है और हमारे अंदर योग्यता है, तो हमें तो वो देगा नहीं, क्योंकि ये मोनार्की जो सिस्टम चलता है वो हेरिडेटरी सिस्टम पे आधारित होता है, यानी अनुवांशिक। वो अपना बेटा को ही बनाएगा, अपने सेनापति को नहीं देगा या तो अपने फ्यूडल को नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि अपने मेन जो राजा है उसको पराजित करके आगे बढ़ेगा। तो वही कंडीशन है कि दंती दुर्ग ने अल्टीमेटली क्या किया कि किसको पराजित किया, कीर्तिवर्मन को, और फिर अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करते चले गए। लेकिन दुर्भाग्य से कहें या तो उस, बैठिए आप लोग, कि दंती दुर्ग का कोई भी अपना संतान नहीं था। दंती दुर्ग को कोई भी संतान नहीं था, जिसके कारण इनके चाचा जी कृष्ण फर्स्ट हुए। मैंने पिछले क्लास में उसका पूरा हायरार्की बताया हुआ था। तो उनको राज्य चलाना पड़ा राष्ट्रकूट वंश का, तो इसमें कोई अपना संतान नहीं था। तो इसलिए लिख सकते हैं दंती दुर्ग हैड नो चिल्ड्रेन। दंती दुर्ग हैड नो चिल्ड्रेन। दंती दुर्ग का कोई संतान या कोई बच्चा नहीं था। आगे चलते हैं। कृष्ण फर्स्ट, अरे कृष्णा फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट कौन थे? अंकल ऑफ दंती दुर्गा। कृष्ण, अच्छा, दंती दुर्ग के चाचा, अंकल ऑफ दंती दुर्ग। और ये जो कृष्ण फर्स्ट हुए राष्ट्रकूट वंश के प्रथम महान शासक हुए। तो लिख सकते हैं द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ये राष्ट्रकूट वंश के प्रथम महान शासक थे। देखो, जो पहला जो कोई इंडिपेंडेंट रूलर होते हैं, वो भले ही जो उसके बड़े, मतलब जो उसका जो जिस राज्य के अंडर थे उसको डिफीट करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चैलेंज वो सेकेंड रूलर को तो फेस करना ही पड़ता है। हो सके फिर से बदला ले उसके वंश के लोगों ने। लेकिन जब कृष्ण फर्स्ट आते हैं तो जो भी छोटा मोटा जो बच जाता है चालुक्या, उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करके अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाएगा। तो उसी में से कृष्ण फर्स्ट आएंगे। जो भी थोड़ा बहुत चैलेंज हो सकता था चालुक्या का, उसको पूरी तरीके से एबोलिश करके या तो फिर डिस्ट्रॉय करके कौन आगे बढ़ गया? कृष्ण फर्स्ट। तो नीचे लिखेंगे हम लोग, he destroyed Chalukya's Badami. He destroys Chalukya Badami. He destroyed Chalukya's Badami. इन्होंने चालुक्य बदामी को पूरी तरह से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया।
जब इन्होंने चालुक्य को समाप्त कर दिया तो इसका मतलब है कि ये एम्पायर को क्या करेगा, साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो कहां कहां पे इसका विस्तार होगा, तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं ना। तो पहला लिखिएगा, देखो बादामी वाला तो ये एरिया है पूरा बादामी का, तो इसी रीजन में पहले साउथ वाला देखो, ये इसको कोंकण तट कहा जाता है नहीं। तो लिखिएगा पहला साउथ कोंकण, साउथ कोंकण। अच्छा, ये वाला जो एरिया है आपका, ये महाराष्ट्र का एरिया नहीं है, महाराष्ट्र ही है ना। तो लिखिएगा कॉमा देखिए, महाराष्ट्र, साउथ कोंकण हो गया, महाराष्ट्र हो गया। अच्छा, ये सदर्न पार्ट अभी आधुनिक कर्नाटका वाला हो गया कि नहीं, तो लिखो कर्नाटका, मॉडर्न कर्नाटका, मॉडर्न कर्नाटका, आधुनिक कर्नाटक। और जो आज कर्नाटका है उसी के अंडर आप देखिएगा, एक तरह से कहें कि लेटर मिडाइवल पीरियड में एक डायनेस्टी था जिसमें हैदर अली या टीपू सुल्तान एक बहुत बड़े राजा हुए, जिसको मैसूर डायनेस्टी कहा जाता है। तो आसपास के ही क्षेत्रों में मैसूर है, तो लिख लो मैसूर। हालांकि कर्नाटक लिख दिए तो फिर हो ही गया पूरा, तो मैसूर लिख सकते हो। मैसूर, ये सब इसका मतलब है कि पूरा ये वाला क्षेत्र पर किसने अधिकार कर लिया, कृष्ण फर्स्ट। और कृष्ण फर्स्ट जब इसमें अधिकार कर लिया महाराष्ट्र वाला एरिया में, तो पता है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा पर्वत श्रेणी है जो वेस्टर्न घाट का ही है, जिसको सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। और सह्याद्री पर्वत में ही बहुत सारा केव वगैरह बनाया गया था, जिसमें कि एलोरा का केव वहां पे दिखाई पड़ता है, एलोरा का गुफा। और एलोरा के गुफा में ही गुफा संख्या 16 नंबर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, और उसमें एक कैलाश मंदिर बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कहां पे, एलोरा में, 16 नंबर गुफा। ठीक है, हालांकि उसमें बाद में लिखाएंगे, उसको लिखेंगे, लेकिन इसका और भी लिख लीजिएगा। ही कैप्चर्ड चालुक्य वेंगी, चालुक्य वेंगी इस क्षेत्र में था, पूर्वी क्षेत्र में। ही कैप्चर्ड चालुक्य वेंगी, कॉमा देकर के अपॉइंटेड हिज सन गोविंद सेकेंड एज द गवर्नर देयर, अपॉइंटेड हिज सन गोविंद सेकेंड एज द गवर्नर देयर। इन्होंने चालुक्य वेंगी को अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया, और अपने पुत्र, क्या नाम था, गोविंद सेकेंड को यहां का राज्यपाल अपॉइंट यानी कि नियुक्त किया। चालुक्य वेंगी को अपने अधिकार में ले लिया और यहां के गवर्नर किसे बनाया, अपने पुत्र गोविंद सेकेंड को बनाया। तो इसका मतलब हो गया कि वेस्टर्न जो कोस्ट से लेकर के ईस्टर्न कोस्ट तक अपना राज्य को विस्तार कर लिया किसने, कृष्ण फर्स्ट ने। चलिए, अब जब गोविंद का नाम आया है तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं सन ऑफ कृष्णा फर्स्ट। देखिए, मुख्यतः इनके दो बेटे थे। पहला का नाम था गोविंद सेकेंड, जिसको कहां का गवर्नर बनाया था, चालुक्य वेंगी का बनाया था। और एक बेटा का नाम था ध्रुवा भट्ट। ठीक है, लेकिन इन दोनों में यदि कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ग्रेट ये थे, ध्रुव थे। इसलिए
पिताजी के नजर में, क्योंकि इनको एक जिम्मेवारी दे दिया कहां का, चालुक्य वेंगी का, लेकिन ध्रुवा ज्यादा इससे मतलब इफेक्टिव थे, या तो पिताजी के नजर में ज्यादा एलिजिबल थे, इसलिए कृष्ण फर्स्ट ने अपना उत्तराधिकारी किसको अपॉइंट करना चाहा। अब देखो सक्सेस, हाँ वही तो वही आने वाले हैं। अब बताओ, जब सक्सेसरशिप का नियम क्या कहता है कि बड़ा बेटा बनेगा, लेकिन इस रूल्स को इन्होंने क्या किया, अवॉइड करके किसको बनाया। तो बताओ, तो विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, इसको, इस कहानी को यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन हाँ नोट करके लिख लेना, एक चीज लिखना है, कृष्णा फर्स्ट बिल्ड द फेमस कैलाश टेम्पल, कृष्णा फर्स्ट बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल इन एलोरा कैब नंबर 16, एलोरा कैब नंबर 16। कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा की गुफा संख्या 16 में करवाया। कृष्ण फर्स्ट बिल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल इन एलोरा कैब नंबर 16। कैलाश टेम्पल इन एलोरा कैब नंबर 16। कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा गुफा संख्या 16 में करवाया। ठीक है, अब बताओ राजा ये बनेगा कि अगला ये बनेगा, तो लिखो ना ध्रुवा हेडिंग में। मतलब योग्य ये ज्यादा थे, ठीक है, इसलिए पिताजी के नजर में योग्य थे, तो किसको शासक बनाएगा, ध्रुवा। तो लिखिए, उसको जिम्मेवारी दे दिया गया था एक छोटा सा क्षेत्र, कौन सा, चालुक्य बेंगी वाला, ईस्टर्न पार्ट वाला। ठीक है, तो अगला शासक हो जाएंगे ध्रुव फर्स्ट। और जो ध्रुव फर्स्ट हुए, ये एक तरह से कहें कि ग्रेट इंपरेटर हुए। इंपरेटर समझते हैं ना, साम्राज्य विस्तारक, और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी अपना राज्य विस्तार किया। और जब उत्तर भारत में जब ये साम्राज्य विस्तार करने में लगे थे, तो उत्तर भारत में शासक कौन कौन थे, एकदम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाला डायनेस्टी था, वहां के शासक कौन थे, धर्मपाल। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एक फेमस डायनेस्टी उस समय उभर करके आ रहा था, प्रतिहारा। और इन तीनों के बीच में ट्रिपार्टिस बैटल या कहें, या कॉन्फ्लिक्ट कहें, या तो त्रिपक्षीय संघर्ष कहें, उभर करके सामने आ रहा था। तो पहला ये शासक थे जिन्होंने, दक्षिण भारत के, जिन्होंने कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था। और किसको किसको डिफीट किया था, गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को, और फिर पाल डायनेस्टी के शासक धर्मपाल। हमने पढ़ लिया था ना पहले ही, तो इसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, नहीं। और फिर जब इतने बड़े राज्य बनाएगा, तो फिर कुछ टाइटल तो धारण करेगा कि नहीं करेगा, टाइटल एज्यूम्ड करेगा, तो उस टाइटल का नाम होगा धारावर्ष। धारावर्ष का मतलब हुआ वर्षा कराने वाला। तो वर्षा कराने वाला क्यों, क्योंकि साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखिएगा ज्यादा वर्षा वर्षा होता नहीं है, होगा क्योंकि वेस्टर्न घाट जो है ना, ये वाला आसपास में देखिए जून महीना में वर्षा होती है। पहला मानसून कब आता है, 5 जून को, कहाँ पे, मालाबार के तट के आसपास। लेकिन वो वेस्टर्न घाट का इतना ऊंची पर्वत है कि वो बाद इधर क्षेत्र में नहीं आ पाता है, इसलिए यहाँ नदियाँ कुछ है, लेकिन ये सदाबहानी नदियाँ नहीं है, पेरेनरीज नहीं है, मौसमी सीजनेबल नदी है, जिसके कारण कि यहाँ सिंचाई उचाई के लिए बड़ा दिक्कत होता था। इसलिए कहते थे कि ये ऐसा करो, राजा बनना चाहिए जो कि वर्षा कराने वाला हो, है ना। तो धारावर्ष, धारा बना क्या होता है, पानी। तो यानी वर्ष भर जो है इसका
धारा होना चाहिए, धारावर्ष। टाइटल लिख लीजिएगा, धारावर्ष। धारावर्ष, उपाधि धारावर्ष। और हाँ, ध्रुव का। और एक और उपाधि लिख लीजिएगा, श्री वल्लभ। श्री वल्लभ। रूलिंग पेज वाला सादा पेज लाइए, आप लोग लिखिए अक्षर, क्योंकि इस बार देख रहे हैं ना 70 में 17th बीपीएससी में जितना भी नया नया बच्चा है वो लिख रहा है दाएं तो पहुंच जा रहा है बाएं। डेली कॉपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि बोले क्यों ऐसा सर, पहली बार लिख रहे हैं। पहली बार नहीं लिख रहे हैं, मतलब उसने लिखने का प्रयास किया रूलिंग पेज में, तो उसमें तो चलो सीमा रेखा दिया हुआ होता है, इसमें लिखना है। सादा वाला में तो पता रहता नहीं है। तो अभी से यदि लिखने का प्रयास कीजिएगा ना सादा पेज में, तो फिर वो सीधा लाइन जाएगा, यानी कि कितना भी रहेगा तो सीधा ही जाएगा। नहीं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा या तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे सादा वाला आप तो लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। चलिए, धारावर्ष और श्री वल्लभ हो गया। तो लिखिएगा, देखिए इनके भाई गोविंद सेकेंड है, वो कहां के गवर्नर थे? चालुक्य बेंगी का। जब पिताजी जब शासक थे इनके, कौन थे इनके पिताजी? कृष्ण फर्स्ट। तो इनके भाई गोविंद थे कहां के गवर्नर? बेंगी के। और इसको गवर्नर बनाया था नासिक के। नासिक के। तो लिखिएगा, बिफोर बिकमिंग द रूलर ऑफ, before becoming the ruler Dhruva was the governor of Nasik. Before becoming the ruler Dhruva was the governor of Nasik. शासक बनने से पहले ध्रुव कहां के गवर्नर थे? नासिक के गवर्नर थे। अब देखो, अब सीधा आते हैं, एक ऐसे लंबी कहानी है, उस कहानी में नहीं, पचड़े में फंसेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट होगा नहीं। अच्छा, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं? शासक कौन बन गया था? तो सक्सेसरशिप नियम का यहां पे उल्लंघन हुआ था, इसलिए अब ये छोटा भाई बन गया शासक, तो ये षड्यंत्र करेगा कि नहीं इसके विरुद्ध? और षड्यंत्र ही नहीं करेगा, बल्कि ये अपना कुछ ग्रुप्स बनाएगा साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। लेकिन अकेले लड़ेंगे तो भाई ये ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि इन्होंने वत्सराज वगैरह को पराजित किया हुआ है। इसलिए साउथ पार्ट में इन्होंने क्या किया, कुछ संघ बनाया, यूनियन, और उसमें कोई किसको किसको मिलाया? पल्लव को मिला लिया, चोल छोटा छोटा जो उसमें था, चोला को मिला लिया, पांड्य को मिला लिया, केरला के कुछ लोगों जो शासन था, सतीपुत्र जिसको कहा जाता था, इन लोगों को मिला करके 12 राज्यों का एक यूनियन बनाया। और इन लोगों द्वारा मिल करके इसके अपने भाई ध्रुव को पराजित करने का प्लानिंग किया, लेकिन पराजित नहीं कर पाए, और अल्टीमेटली ये गुस्सा करके इन लोगों को पराजित भी किया और अपने भाई गोविंद को मार भी दिया। अब मारने के बाद जो है वो थ्रोन ग्रहण किया फिर से, मतलब राज्याभिषेक प्राप्त किया। तो लिखिएगा, ही अटेंड थ्रोन अटेंड थ्रोन, थ्रोन मन राज्याभिषेक, राजगद्दी। ही अटेंड थ्रोन बाय किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। ही अटेंड थ्रोन बाय किलिंग हिज एल्डर ब्रदर। क्या नाम था? गोविंद सेकेंड। इन्होंने अपने बड़े भाई गोविंद सेकेंड की हत्या कर क्या प्राप्त की? राजगद्दी प्राप्त की। इन्होंने अपने बड़े भाई गोविंद सेकेंड की हत्या कर, राजगद्दी प्राप्त की। नहीं,
देखो, जब शासक बनाने की जब जैसे ही घोषणा करेगा, बोले कि लंबी कहानी है इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं, डायरेक्ट हम परिणाम पे आ रहे हैं कि जब देखो राजगद्दी का नाम जैसे ही होगा तो उसी समय से षड्यंत्र स्टार्ट हो जाएगा ना। यानी राजगद्दी पर बैठोगे तो सबसे बड़ा चुनौती कौन है? ये है। तो इसको पराजित करना, फिर राजगद्दी प्राप्त करना। और क्योंकि कृष्ण तो पहले से ही कुछ साम्राज्य को बना रखा था ना, तो ये शासक बनने के बाद अपने बड़े भाई को पराजित करेगा। और इन्होंने क्योंकि कुछ लोगों को मित्र बना लिया था अपने साथ, गोविंद सेकेंड, तो उसको भी डिफीट करेगा, तो चुनौती तो रहेगा ही। तो इसलिए अल्टीमेटली एक थोड़ा सा हम लोग इसका विक्ट्री कैंपेन को देख लेते हैं। एक बनाएंगे हेडिंग, विक्ट्री कैंपेन, और इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में तो पता ही होगा किसको डिफीट करेगा ये, डिफीट किसको करेगा? पहला प्रतिहार के शासक कौन थे? वत्सराज, वत्सराज। दूसरा धर्मपाल, धर्मपाल। तो उत्तर में मेन रूप से यही हो गया, धर्मपाल और पाला। और साउथ में आ जाओ, यहां भी लिखो डिफीटेड। तो लिखिएगा गोविंद सेकेंड एंड हिज फ्रेंड्स, एंड हिज फ्रेंड्स। साउथ वाला में किसको डिफीट करेगा? गोविंद सेकेंड एंड हिज फ्रेंड्स, गोविंद सेकेंड और उसके मित्र को। तो मित्र में कौन कौन हो जाएगा? उदाहरण ले लीजिए, पल्लव, हाँ, चालुक्य वेंगी, चालुक्य वेंगी के तो शासक ही थे ना, हाँ, ईटीसी हो गया। यानी शॉर्ट में करके पूरा कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग को जान लेना है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। ऐसे एक लंबा कहानी, उस कहानी को पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। तो ध्रुवा का हम लोग पढ़ लिए। कृष्ण के दो बेटे, एक कौन? गोविंद, और दूसरा, अब ध्रुवा शासक बने, उसके 4 बेटे, और उसके 4 बेटा होगा तो उसके साथ भी वही क्लैश होगा जो कि इनको झेलना पड़ा था। तो लिखिएगा सन ऑफ ध्रुवा। ध्रुवा। बड़ा बेटा का नाम कर्क, ठीक है। सेकेंड नंबर के जो बेटा था उसका नाम था स्तंभ, स्तंभ। तीसरा नंबर का बेटा का नाम था, बड़ा ग्रेट रूलर हुए, जिसका नाम था गोविंद थर्ड। और लास्ट नंबर का बेटा का नाम क्या था? इंद्र, हाँ, इंद्र। अब देखो, ये ध्रुव जो थे, जब नॉर्दर्न क्षेत्र में अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे और प्रतिहार और पाल को पराजित कर रहे थे त्रिपक्षीय संघर्ष में, तो इस दौरान गोविंद थर्ड और इंद्र भी पार्टिसिपेट किए थे उस बैटल में, ठीक है। लेकिन इन चारों में से ध्रुव को लगा कि ये तीसरा नंबर का बेटा मेरा बड़ा ही लायकफुल, बड़ा ही बहादुर है और शक्तिशाली है।
राजा उसी को बनाना चाहिए जो कि पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, योग्य हो। इसने भी अपने जो सक्सेसरशिप का नियम है उसका उल्लंघन किया। बड़ा चुनौती है, इसको बनाए, सबसे बड़ा यही था, इसको बनाए तब तो इसका नंबर आएगा, लेकिन लक इसको साथ देता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई, कर्क समाप्त, बच गया कौन? स्तंभ, और एक बच गया इंद्र। इसका तो चांस ही नहीं है अभी, ये सबसे लास्ट में है, तो ये कैसे बनेगा? तो इसको बोला कि चलो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको गवर्नर बना दिया गंगवंश। गंग एक गोवा के आसपास का क्षेत्र में, केरला और गोवा के पास एक छोटा सा राज्य था, गंगावाड़ी कहा जाता था, गंगवाड़ी। तो गंगवाड़ी का इसे गवर्नर बना दिया गया। तो इसको कहां का गवर्नर अपॉइंट करा जाएगा? गवर्नर ऑफ गंगावाड़ी। चलो, यहां के गवर्नर बन गए। और गोविंद कहां के गवर्नर बनेंगे? गोविंद थर्ड। गोविंद को अब मौका मिलेगा शासक बनने के, गवर्नर नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा? रूलर, ये शासक हो जाएंगे। और इंद्र को भी गवर्नर बनाया जाएगा, और ये गवर्नर बनेंगे कहां के? मालवा और गुजरात के। मालवा एंड गुजरात। इसको तो चलो जिम्मेवारी दे दिया, इसको भी जिम्मेवारी दे दिया। इसको ध्रुव योग्य थे, उन्होंने मना लिया अपने बेटे को, स्तंभ को, बोला कि देखो तुम गंगावाड़ी क्षेत्र का बन जाओ, गोविंद को अभी शासक बना देते हैं, इसको यहां की जिम्मेवारी दे देते हैं। आरंभ में तो मान गया ये, बोले कोई बात नहीं है, लेकिन फिर बाद में उसको एहसास होना स्टार्ट हो गया कि यार ये तो गोविंद, मतलब हमने अपना अधिकार छोड़ दिया। बाद 1 साल के बाद इनको एहसास हुआ कि शासक तो हम भी बन सकते थे स्तंभ को, और इसके बाद फिर कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट? गोविंद थर्ड के अगेंस्ट। तो हम लोग इसको लिखते हैं गोविंद थर्ड को, हेडिंग डाल दीजिएगा गोविंद थर्ड। गोविंद थर्ड लिखिएगा, मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। मोस्ट पावरफुल भी लिख सकते हैं, प्रोमिनेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, कीवर्ड का यूज कर दीजिए, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। चलिए, जब सर्वाधिक शक्तिशाली शासक होगा तो फिर कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन करेंगे, अभियान करेंगे। तो कहां कहां पे करेंगे? पहला नंबर का जो है नॉर्थ में करेंगे। और नॉर्थ में करेंगे तो डिफीट करेंगे किसको? नागभट्ट सेकेंड। किसका बेटा था ये? वत्सराज का बेटा था, आपको पढ़ाया है हमने ऑलरेडी। दूसरा धर्मपाल। और किसको? अरे यहीं पे जब धर्मपाल ने देखिएगा वत्सराज को पराजित किया था,
तो फिर वहां के एक छोटे से लोकल शासक चक्रायुद्ध को बना दिया था ना, कहां के, कन्नौज के शासक। तो यहां पे चक्रायुद्ध युद्ध, समझ में आ रहा है ना। चलो लिख लिए। दूसरा नंबर, अपने भाई किसको, स्तंभ को, क्या कि इसका षड्यंत्र जारी हो गया था किसके अगेंस्ट, गोविंद थर्ड के अगेंस्ट। तो लिखेगा सप्रेस द स्तंभ्स रिवोल्ट। सप्रेस्ड द, सप्रेस्ड का मतलब दबाना, सप्रेस्ड द स्तंभ्स रिवोल्ट, स्तंभ के विद्रोह को दमन करना, दमन किया। इतना ही नहीं, जब नॉर्थ के अभियान पे थे कौन, गोविंद थर्ड, जब इन तीनों को पराजित कर दिया तो इसका मतलब था कि कन्नौज पर ये अपना अधिकार करके वहां पे रहना चाहिए था। लेकिन जैसे ही नॉर्थ इंडिया में अपना मतलब एक तरह से करें अभियान किया तो मौका मिल गया था स्तंभ और उसके जितना भी राष्ट्रकूट के विरोधी लोग थे, जो कि गोविंद के समय से ही चलता आ रहा था। गोविंद सेकंड देखे थे ना, गोविंद सेकंड को, और फिर इसके जो स्तंभ के जो समर्थक लोग थे वो यहां पे रिवोल्ट कर दिया दक्षिण भारत में। इसलिए देखिएगा जीतने के बावजूद भी ये दक्षिण भारत लौट आए थे। हम जब त्रिपक्षीय अभियान पढ़ा रहे थे उसमें से गोविंद थर्ड के बारे में हमने लिखवाया था कि जब नॉर्थ के कैंपेन पर थे कौन, गोविंद थर्ड, तो साउथ में क्या हो गया था, रिवोल्ट हो गया था, इसलिए इसे वापस लौटना पड़ा था। जब ये वापस लौटे तो इसी समय मौका मिल गया था किसको, धर्मपाल को। चलिए नीचे लिखेगा ड्यूरिंग द नॉर्दर्न कैंपेन ऑफ गोविंद थर्ड, ड्यूरिंग द नॉर्दर्न कैंपेन ऑफ गोविंद थर्ड देयर वाज ए रिवोल्ट बाय सम स्टेट यूनियन of the south. During the northern campaign of Gobind III, there was a revolt by some state union of the south. गोविंद तृतीय के उत्तर भारत अभियान के दौरान, गोविंद तृतीय के उत्तर भारत अभियान के दौरान दक्षिण भारत के कुछ संघों के द्वारा, राज्य संघ के द्वारा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य संघ के द्वारा विद्रोह किया था। जैसे चोल, पांड्य, पल्लव, केरला, कॉमा गंग, एटीसी। चोल, पांड्य, पल्लव, केरला, गंग, एटीसी। नीचे लिखिएगा विच रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय गोविंद थर्ड, और इस विद्रोह को गोविंद तृतीय ने दबाया था। विच रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड बाय गोविंद थर्ड, इस विद्रोह को किसके द्वारा दबाया गया था, इस विद्रोह को गोविंद तृतीय के द्वारा दबाया गया था। चलिए ये तो हो गया इंपॉर्टेंट कैंपेन। अब लिख लीजिएगा एम्पायर। हिमालयाज
कन्याकुमारी, बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ अरब सी, या तो इसको क्या कह सकते हो, हाँ ठीक है, खंभात भी कह सकते हो। खंभात वाला छोटा सा ये वाला रीजन होता है, ये वाला छोटा सा है ना इसको, हाँ तो जो भी लिखना है, खंभात भी लिख सकते हो, अरब सी भी लिख सकते हो। इतना इसका पूरा एरिया हो गया था। देखो ना ऐसे करके, हिमालय तो यहीं आ जाएगा ना ऐसे करके, और ये वाला रेंज आ गया खंभात वाला पश्चिम में, ये वाला कन्याकुमारी यहाँ हो गया, और इधर बंगाल वाला। यानी पूरा एक तरह से कहा जाए कि बहुत बड़ा राज्य किसने बना लिया था, गोविंद थर्ड। अरे एक इसका सीमा रेखा दे देना है, तो पश्चिम में सबसे बड़ा यही ना है, अरब सी के अंदर ही तो आता है ये दोनों, एक पर्टिकुलर उसके अंदर जाओगे तो आ जाएगा गल्फ ऑफ खंभात वाला, या तो कहा तो अरब सी, दोनों तो एक ही है। अरब सी एक बहुत बड़ा यहाँ तक हो गया क्षेत्र, और खंभात वाला एक पर्टिकुलर एरिया को बता रहा है। चलिए, तो एक बड़ा, एक तरह से क्या कह सकते हो कि बहुत बड़ा इंपरर थे कौन, गोविंद थर्ड। अगला शासक का नाम लिखेंगे अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष, तो अमोघ वर्ष कौन थे, तो अमोघ वर्ष गोविंद थर्ड के बेटा थे, सन ऑफ और मैं बार बार कहता हूं कि एक महान जो साम्राज्य विजेता होते हैं ना, उसका बेटा नालायक नहीं कह सकते हो, मतलब उसके संघर्ष पर वो राज करता है नहीं, तो वो सोचता है क्या हमारे पिताजी ने इतना बड़ा संपत्ति तो बना ही दिया है, इतना ऊपर वाला क्षेत्र, तो उसको साम्राज्य विस्तार करने की जिम्मेवारी नहीं रहती है। वो क्या करता, ऐश करता है, एक गुड ऐश मौज नहीं कहते हैं, ऐश मौज, और या तो फिर कह सकते हो कि इसके ऊपर अच्छा गवर्नेंस देने का प्रयास करता है, गुड गवर्नेंस कह सकते हो, या तो कह सकते हो कि इतना बड़ा राज्य बन गया है तो रेवेन्यू तो आता ही होगा, राज्य ठीक ठाक चल रहा होगा, तो इसलिए आर्ट एंड कल्चर पर बहुत ज़्यादा काम करेगा, और फिर पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देगा। तो इसलिए अमोघ वर्ष जब शासक बने तो पिता के तरह बहुत बड़ा ग्रेट एम्परर नहीं थे। ग्रेट एम्परर समझ रहे हैं ना, साम्राज्य निर्माता नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी साम्राज्य तो बना ही दिया था। क्या ये पहाड़ हिमालय तोड़ करके चाइना थोड़ा ना प्रवेश कर जाते। हाँ, तो ये क्या किया इन्होंने कि एक गुड गवर्नेंस देने का प्रयास किया, और एक बड़े पढ़े लिखे शासक थे, और कला में बड़ी रुचि थी, साहित्य में बड़ी रुचि थी, इसलिए इन्हें कवि राजमार्ग का टाइटल भी मिला था। किनको, अमोघ वर्ष का, और बड़े लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था अमोघ वर्ष ने। हालांकि बहुत बड़े ग्रेट इंपरेटर नहीं थे, तो इसके समय में एक अटैक भी हुआ चालुक्य का। चालुक्य एक शासक थे वेंगी के, जिसका नाम था विजयादित्य थर्ड। उसका अटैक होता है, लेकिन इसके एक मिनिस्टर कमांडर थे, एक तरह से कहें कर्क इसका नाम था। कर्क इनके चाचा का भी नाम था जिसकी मृत्यु हो गई थी। कर्क एक इनके कमांडर भी थे। उन्होंने किसी तरीके से इसके राज्य की रक्षा की, यहां तक कि इतने डरपोक ये थे कि राज्य छोड़ करके भाग भी गए थे उसके आक्रमण डर से। वो तो किसी तरह से इसके कमांडर ने उसको डिफीट किया, या तो कह सकते हैं कि डिफेंड किया उस अटैक को। जब राज्य को बचा लिया इसके कमांडर कर्क ने, तो फिर इन्होंने जो भी हो सकता था आर्ट एंड कल्चर में काम किया,
साहित्य को प्रमोट किया, यही सब काम इनका रहेगा। तो लिखे थे हम लोग सन ऑफ गोविंद थर्ड, तो लिखेगा ड्यूरिंग हिज रीजन there was an attack by Vijayaditya III, the ruler of चालुक्य वेंगी। इनके शासनकाल में चालुक्य वेंगी के शासक विजयादित्य तृतीय का आक्रमण हुआ। विजयादित्य थर्ड, ये मैंने न रखता, लेकिन लिखिएगा तो 814 से लेकर के 878 का समय रहता है। इनका टाइम लिख लीजिए क्योंकि लंबा शासन इनका था, ठीक है। 814 से लेकर 878, ये टाइम पीरियड याद भी नहीं रहेगा, इसलिए छोड़ दिए हैं सब। लिख लिए हैं ना। इनके शासनकाल में चालुक्य वेंगी के शासक विजयादित्य तृतीय का आक्रमण हुआ। तो लिखेंगे देयर कमांडर कर्क somehow protected them. Their commander Kirk somehow protected them from this attack. इनके सेनापति कर्क ने किसी तरीके से, इनके कमांडर कर्क ने किसी तरीके से इस आक्रमण से रक्षा की। इस आक्रमण से क्या की? रक्षा की। हो गया। नीचे लिखिएगा अमोघ वर्ष वाज नॉट एन अमोघ वर्ष वाज नॉट एन एम्पायर बिल्डर, या तो एक तरह से कह सकते हैं एम्परेरर। अमोघ वर्ष वाज नॉट एन एम्पायर बिल्डर लाइक हिज फादर। अमोघ वर्ष अपने पिता के समान साम्राज्य निर्माता नहीं थे। अमोघ वर्ष वाज नॉट एन एम्पायर बिल्डर like his father। अमोघ वर्ष अपने पिता के समान साम्राज्य निर्माता नहीं थे। बट, उसी में लिखिएगा बट ही वॉज एन आर्ट लवर एंड स्कॉलर। लेकिन वह कला प्रेमी और विद्वान शासक थे। बट ही वॉज एन आर्ट लवर एंड स्कॉलर। लेकिन वह एक कला प्रेमी और विद्वान थे। टाइटल क्या लगाया था? कवि राजमार्ग। एक और इन्होंने लगाया था टाइटल, उसका नाम था निरपतुंग। निरपतुंग। निरप माने राजा होता है, ठीक है। और तुंग देखिएगा तुंगभद्रा नदी, ठीक है। और तुंगभद्रा नदी का बड़ा ही इनके जीवन से रिलेशन था, क्योंकि ये जैन बन गए थे अपने जमाने में जिनसेन के प्रभाव से। एक बड़े विद्वान थे जिनसेन, और फिर
अपना अंतिम समय में इन्होंने समाधि धारण कर ली थी, समाधि ले ली थी इसी तुंगभद्रा नदी में। इसलिए निमोनिक्स है, तुंग से याद रखिएगा ना, तो यानी तुंगभद्रा नदी, और तुंग इन्होंने अपने टाइटल में भी लगाया था, तुंग के राजा नहीं, निरपतुंग। तो इस तरह से तो इनका टाइटल हो गया कौन कौन सा, कवि राजमार्ग और निरपतुंग। कहा जाता है कि मानिकखेत को कैपिटल किसने बनाया था राष्ट्रकूट का? अरे दंतीदुर्ग ने बनाया था ना, दंतीदुर्ग। लेकिन राजधानी बनाना और उसको बसाना दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब एक तरह से मानिकखेत को इस्टेब्लिश किया था किसी ने, तो अमोघवर्ष ने ही किया था। ठीक है, तो लिखिएगा अमोघवर्ष established Manikhet and made it his capital. अमोघवर्ष established Manikhet and made it his capital. अमोघवर्ष ने मानिकखेत को स्थापित किया और इसको अपनी राजधानी बनाया, इसको अपनी राजधानी बनाया। अमोघवर्ष established मानिकखेत एंड मेड इट हिज कैपिटल, और अपनी राजधानी बनाया। चलिए, अब ये महान थे, तो यहां से इसकी महानता से इसी से ज्यादा सवाल भी पूछा जाता है। आप यूपीएससी में देखिएगा तो अमोघवर्ष एक उसका फेवरेट जो है टॉपिक है। वहाँ से कुछ कवि या तो उसके समय में रहने वाले विद्वान जो थे उससे रिलेटेड कुछ किताब का नाम या तो उस समय के विद्वान का नाम पूछ लिया जाता है। तो लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा पैट्रोन ऑफ स्कॉलर, क्योंकि विद्वान है, विद्वान विद्वानों का ही संरक्षण देता है। तो पैट्रोन ऑफ स्कॉलर, विद्वानों का संरक्षण, विद्वानों का संरक्षण, पैट्रॉन ऑफ स्कॉलर। एक जगह पर स्कॉलर का नाम लिख लीजिएगा, एक जगह पर उसकी किताब का नाम लिख लीजिएगा। यहां पे स्कॉलर लिख लीजिए, यहां पे उसके बुक्स लिख लीजिए। तो पहला नाम लिखिएगा जिनसेन। हाँ, जब स्टार्टिंग में ही राजपूत वंश का राजधानी मानिकखेत बन चुका था, तो हमने बताया ही अभी। ये स्थापित कैसे किया? स्थापित का मतलब होता है कि बसाना बड़े लेवल पर। अच्छा, बड़े लेवल। हाँ, तो इस्टेब्लिश स्थापना का मतलब वही होता है। मानिकखेत तो पहले से था ही, तो उसको कैपिटल तो ये इसने ही बना दिया था, दंतीदुर्ग ने। लेकिन उसको कह सकते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से स्थापित करना, यानी कि ये इसने ही किया था। जिनसेन, और इसकी किताब लिख लीजिएगा। किताब का नाम लिखिएगा आदि पुराण। आदि पुराना। दूसरा स्कॉलर इसके समय में रहते थे, उसका नाम था सक्तायन। नाम सुना होगा आप लोग, सक्तायन। सक्तायन, इन्होंने एक किताब लिखी थी और इसका बायोग्राफी ही था। किसका बायोग्राफी? अमोघवर्ष का। तो अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति। और तीसरा एक का नाम था महावीराचार्य। महावीराचार्य। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह। अब ये क्या करता है, यूपीएससी ने क्या किया है कि इसको उल्टा उलट पुलट करके नाम दे देगा। बोलेगा कि इसमें से करेक्ट फाइंड करें, मतलब कौन सा सही इसका मैच है।
इसको मैच करा देगा या तो पूछ देगा कि ये किसके दरबार में रहते थे। चलिए, हो गया। रिलीजन हेडिंग डाल दीजिए। तो रिलीजन देखो, स्टार्टिंग में तो ये वैष्णव थे। वैष्णव माने विष्णु के मानने वाले। लेकिन ये जिनसेन जो थे ना, ये जैन मंक थे, जैन साधु थे। इसके प्रभाव में ही आकर के ये जैन बन गए थे। कौन? अमोघवर्ष। और कहा जाता है एक जमाने में तो इतने ये लक्ष्मी के फ्लोअर थे। विष्णु जब को मानते थे, उसकी वाइफ का नाम क्या? लक्ष्मी। कहा जाता है दक्षिण भारत में जब अकाल पड़ा तो इन्होंने लक्ष्मी को खुश करने के लिए अपनी उंगली को काट करके चढ़ा दिया था अमोघवर्ष ने। मतलब इतना डिवोटेड थे वैष्णव धर्म के प्रति। फिर बाद में जिनसेन के प्रभाव में ये क्या बन गए थे? जैन बन गए थे। इतना हमें कहानी तो नहीं लिखना है, लेकिन थोड़ा सा लिख लीजिएगा। जो रिलीजन लिखे तो वहां पे लिखिएगा वैष्णव। वैष्णव लिख लीजिएगा और कॉमा डाल करके लिखिए बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जिनसेना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जिनसेना he became a Jain. He became a Jain. लिखिएगा, लेकिन जिनसेन के प्रभाव में आकर जैन बन गए। जैन बन गए। चलिए, इनकी डेथ के बारे में भी लिख लीजिए, मृत्यु। इन्होंने क्या कर लिया था? तुंगभद्रा नदी में डुबकी लगा करके अपने आत्महत्या कर लिया था। हाँ, आत्महत्या का है या समाधि का है? समाधि। एक तरह से वो तो सुसाइड ही हुआ ना, तो लिख सकते हो। कोई निगेटिव विगेटिव नहीं होता है, अंग्रेजी में लिख लीजिए भाई। लिखिएगा, डेथ में लिखिए कमिटेड सुसाइड बाय टेकिंग वाटर समाधि। कमिटेड सुसाइड बाय टेकिंग वाटर समाधि इन तुंगभद्रा रिवर। इसका कारण पता है? किसी से पराजित हुए तो नहीं है ना? ना, अच्छा, जैन बनो। एक विधि होता है संथारा विधि, ठीक है। अलग अलग तरीके से उसमें प्राण को त्यागने का एक विधि होता है। तो उसमें इन्होंने तुंगभद्रा में नृपतुंग लगाया भी था ना, तो वहां पे फेमस रिवर रहे होंगे इस मामले में। कौन सी विधि बोले थे? अब जल समाधि, इसको वाटर समाधि कह लीजिए। जल समाधि भी लिख सकते हैं। एक बड़ा बोले थे, वो समाधि को कुछ नाम हाँ, वही नाम था, समाधि था। कमिटेड सुसाइड बाय टेकिंग वाटर समाधि, जल समाधि इन तुंगभद्रा रिवर। हो तो गया। लिखिएगा, तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर आत्महत्या कर ली। ये चुल्लू भर पानी नहीं था। करते हो यार, ज्यादा पानी था नदी में। हो गया। चलो, लास्ट ग्रेट रूलर का, ऐसे बहुत सारे रूलर हुए। लास्ट ग्रेट रूलर का नाम लिख लीजिएगा, कृष्ण सेकेंड। कृष्ण सेकेंड हेडिंग डाल दीजिएगा, कृष्ण सेकेंड। अच्छा बताओ, जब एक ग्रेट एम्परर ना हो, सेनापति टाइप का लोग नहीं हो, पढ़े लिखे टाइप के लोग हों, तो उसको युद्ध करने में बड़ा आनंद आता नहीं है। और धर्म प्रिय व्यक्ति हैं, विद्वानों को संरक्षण देता है। तो ऐसे में जब भी उसके उत्तराधिकारी आएंगे तो ऐसा ही होगा। हालांकि जो लास्ट रूलर थे कृष्ण सेकेंड, इन्होंने प्रयास बहुत किया कि हमारी राज्य को फिर से हम बड़ा कर लें, लेकिन सफल नहीं हुए। और इसके उत्तराधिकारी और आए तो डिक्लाइन होता ही चला गया इस साम्राज्य का, और फाइनली इसका अंत हो जाएगा।
तो कृष्ण सेकंड के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ग्रेट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महान शासक। टाइटल इन्होंने क्या लगाया था? अकाल वर्ष। इनका टाइटल था अकाल वर्ष। लेकिन इनके समय में भी एक विद्वान, बड़े फेमस विद्वान रहते थे जिसका नाम था पोन्न। पोन्न, ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा पैट्रन ऑफ स्कॉलर। कृष्ण सेकंड में विद्वानों का संरक्षण, पैट्रन ऑफ स्कॉलर। तो नीचे लिखिएगा पोन्न। अरे इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था शांति पुराण, और एक कन्नड़ साहित्य था, ब्रैकेट करके लिख सकते हो, कन्नड़ लिटरेचर। पोन्न, उसका एक फेमस किताब था शांति पुराण। आदि पुराण किसका रचना था? नहीं, जिनसेन का, हाँ जिनसेन। और ये शांति पुराण किसका हो गया? पोन्न का। और पोन्न किस प्रकार की किताब लिखते थे? तो कन्नड़। और इसको अमोघ वर्ष को कन्नड़ साहित्य के पैट्रन भी माना जाता है। कन्नड़ जो भाषा है उसको बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया था किसने? अमोघ वर्ष ने। चलिए, लास्ट रूलर लिख लीजिए, लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा। लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक। डैश देके लिखिएगा कर्क थर्ड। कर्क थर्ड। चलिए, राष्ट्रकूट हम लोग खत्म कर लिए हैं। थोड़ा सा पाल डायनेस्टी देख लेते हैं। हाँ, कर्क थर्ड। और इसका टाइम पीरियड लिखिएगा 8th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी। पाला डायनेस्टी। पाल ये पूरब के क्षेत्र में उदय हुआ था। इसकी राजधानी मुंगेर बिहार में ही था। और फिर इन्होंने देवपाल के शासनकाल में सिंध तक अपना प्रभाव जमा लिया था। ये वाला कंबोज सिंध के आसपास के एरिया में। लेकिन ये त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था, तो कभी